वेलकम टू एसपीएस स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे 12th का जो पार्ट टेस्ट 5 है उसका मैं वीडियो सोल्यूशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज प्लॉटेड फॉर टू डिफरेंट फोटोइलेक्ट्रिक surfaces A and B. For a given frequency V nu 1, maximum kinetic energy of A will be. So we know that kinetic energy maximum is equal to h nu minus phi. So here अगर वर्क फंक्शन देखें यहाँ पे हम, तो वर्क फंक्शन हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो वर्क फंक्शन b का है दिस इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ a. सो वर्क फंक्शन b का अगर ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपका किसका ज़्यादा होगा, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो a हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी दैन b. Next, what will be the ratio of de Broglie wavelength of proton and alpha particle of the same kinetic energy? And we know that the formula lambda is equal to this is h upon root under 2 m into e होता है। lambda is inversely proportional to 1 upon mass. तो mass of proton और mass of alpha हमें पता है, mass of alpha is 4 times of mass of proton। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो आंसर इज 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज surface does not eject electron when illuminated with blue light. The photoelectrons will be ejected. The photoelectrons will be ejected when the surface is illuminated by. So surface is the photon. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेवलेंथ अगर इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा। तो कह रहा है कि द सरफेस डज नॉट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन वेर इल्यूमिनेटेड विद ब्लू लाइट। ब्लू लाइट के साथ में सरफेस इजेक्ट नहीं कर रहा है। सो द फोटोन इज इजेक्ट व्हेन सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय। तो अगर ब्लू लाइट के फ्रीक्वेंसी के जो है उससे अगर इल्यूमिनेट नहीं कर रहा है तो आपकी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो तो और डिक्रीज कर रही है। जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है तो फिर जब ब्लू लाइट के नहीं साथ नहीं हो रहा तो फिर इन लोगों के साथ भी नहीं होगा, मतलब इंफ्रारेड रेड और येलो के भी साथ नहीं होगा। सो फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो ये डायमेंशन फार्मूला से रिलेटेड है। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला, वर्क फंक्शन का डायमेंशन फार्मूला, स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी का जो दिस इज इक्वल टू t⁻⁻1 हो जाएगा। तो इससे अगर मैच करवाओगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का अगर करेक्ट आंसर हम देखें यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का इसके, तो अगर देखोगे तो ए का 3 और डी का फर्स्ट, जो सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। Now next question, the de Broglie wavelength of the thermal neutron is this is alpha, the wavelength of 127 degrees Celsius is. So we know that lambda is inversely proportional to 1 upon root under t. So वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। टेम्परेचर को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो जैसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस को तो 273 से हम ऐड करते हैं, तो इसको करके हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द स्लोप ऑफ ए ग्राफ बिटवीन ड्रॉन बिटवीन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। सो ये तो कॉन्सेप्ट ही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है वहाँ पे। अभी जो ऊपर आपने देखा यहाँ पे ग्राफ, यही ग्राफ आता है यहाँ पे, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है इसमें। सो स्ट्रेट लाइन इज द करेक्ट आंसर। और अगर स्ट्रेट लाइन का आता है तो स्ट्रेट लाइन का पहले इसको हम इक्वेट करेंगे और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो स्लोप इसका तो देखेंगे एच अपॉन ई। ये मिल्कन्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है ये हमने पढ़ा रखा है आपको नोट्स में, अगर देखेंगे तो वहाँ पे इसी तरह से एक्सपेरिमेंट ये हम इक्वेशन बना करके और उसको स्ट्रेट लाइन से इक्वेट करते हैं तो स्लोप की वैल्यू ये आती है। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो वेवलेंथ फॉर 2:1 ट्रांजिशन इन लिथियम प्लस helium plus and hydrogen is. So we know that 1 upon lambda is equal to rz square into 1 upon nf square minus 1 upon ni square. So lambda is inversely proportional to 1 upon z square. So सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो 4:9 इंटू कितना आ जाएगा 36 is the correct answer. Now question number 8, when the electron in hydrogen atom jumps from 4th Bohr orbit to 2nd orbit, one gets the दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। क्या मिलेगा आपको? सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है यहाँ पे द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट 0.5 एंगस्ट्रम, देन रेडियस ऑफ द फोर्थ बोर ऑर्बिट, सो दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू r1 होता है, n स्क्वायर इंटू r1। तो n इज इक्वल टू 4 पुट करो तो 4 चक 16, 16 इंटू 0.5, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 इंटू 0.5।
सो आपका जो हो जाएगा यहाँ पे 16 इंटू 0.5, सो दिस इज कल टू 16×5 = 80, सो दिस इज 8 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है दिस इज कल टू Rn इज कल टू n² इंटू R1 होता है। R1 इज कल टू फर्स्ट बोर ऑर्बिट, n इज कल टू आपको 4 बोला तो n इज कल टू 4 रखेंगे। Question number 10. If the wavelength of a photon emitted due to the transition of electron from third orbit to the first orbit in a hydrogen atom is lambda, then the wavelength of photon emitted for transition of electron from the fourth orbit to second orbit will be. So we know that n is equal to 4, n is equal to 3, n is equal to 2, n is equal to 1. सो यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, एंड वी नो दैट 1/λ इज इक्वल टू RZ² इंटू 1/NF² माइनस 1/NI²। सो पहले वाले कंडीशन के लिए 1 से 3 हो गया, ठीक है, दूसरे वाले के लिए 2 से 4 हो गया, दोनों का रेशियो निकालेंगे। सो दिस इज लैम्डा डैश इज इक्वल टू 128/27 इंटू लैम्डा हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग अ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हाइड्रोजन एटम? So we know that angular momentum L is equal to mvr and this is nh upon 2 pi. So this is mv is equal to nh upon 2 pi r is the correct answer. Now next is question number 12. अगर क्वेश्चन नंबर 12 को देखें हम यहाँ पे, सो वी नो दैट r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², सो mv इज इक्वल टू p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nh upon 2 pi n², so p is directly proportional to h upon 2 pi n, so p is inversely proportional to 1 upon n, so e is inversely proportional to 1 upon n²। सो अगर इसका हम करेक्ट आंसर देखें 11 का, तो 11 का जो करेक्ट आंसर है दिस इज 2, सो लीनियर मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon n, linear inversely proportional to n। Now question number 12. The energy of ionization of hydrogen atom is EH. What is the energy of ionization doubly ionized lithium? So we know that ionization is equal to 13.6 into Z²। So Z for so hydrogen के लिए 13.6 हो जाएगा, लिथियम की बात करें तो Z is equal to 3 हो जाएगा, so this is 3² so this is equal to 9 into EH हो जाएगा। Next is question number 13. The energy of an electron in the excited state of its atom is minus 13.6 electron volt, minus 1.5 electron volt. Then according to Bohr's model the angular momentum will be, एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? सो दिस इज n इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, एंड फॉर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n इजकल टू 3, सो एंगुलर मोमेंटम इजकल टू NH upon 2 pi, वैल्यू पुट करेंगे, सो दिस इजकल टू 3.15 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14. A nucleus with Z is equal to 92 emits the following in a sequence alpha, alpha, beta minus, and this. The Z of the resulting nucleus is. So we know that the nucleus emits 8 alpha particles, that is 8 of helium nucleus. Decrease in Z is equal to 8 into 2, so this is 16. For B particles emitted, that is 4 beta, so this is increase in Z is equal to 4 into 1. जब इसको कैलकुलेट करोगे तो Z is equal to this is 78 is the correct answer. Next assertion and reason है, during radioactive disintegration an alpha particle and beta particle do not emit simultaneously from any nucleus, and reason is an alpha particle emits from a nucleus when the n upon z ratio is less than the stability range where n is the number of. so इसका अगर देखें तो both a and r दोनों जो है a and r are true and r is the not the correct explanation। a और r दोनों रिलेशन जो यहाँ पे जो असर्शन दिया है, जो रीजन है वो भी करेक्ट है, लेकिन इसका एक करेक्ट रीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16. In reaction He2 plus X ZA and Y Z plus 2 and A plus 3 plus K, what is K? K क्या होगा? तो यहाँ पे अगर रिएक्शन को देखें तो क्या K इजकल टू यहाँ पे क्या आ रहा है, एक न्यूट्रॉन आ रहा है यहाँ पे। तो अगर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे यहाँ से तो K की वैल्यू क्या आएगी, न्यूट्रॉन के बराबर। 17. In a radioactive disintegration the ratio of initial number of atom to the number of atom present at the instant of time equal to its mean lifetime is। सो अगर हम देखें 17 का, तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ई हो जाएगा। ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है, ठीक है, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस AL 13 to 127 on XE, this is equal to 3/5. The number of neutrons in the nuclear I of X is.
सबसे पहले यहाँ से हम इसका मास नंबर निकाल लेंगे एंड वी नो दैट आर इजकल टू दिस इज आर नॉट 8/1/3। सो वहाँ से इसका ए मास नंबर निकल जाएगा। जब मास नंबर निकल जाएगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एक्स जो है वो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, क्वेश्चन नंबर 19 में है द वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो जो वॉल्यूम होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, दिस इज द, क्योंकि रेडियस आर इजकल टू कितना होता है, दिस इज आर नॉट 8/1/3। सो वॉल्यूम इजकल टू दिस इज 4/3, दिस इज पाई आर क्यूब। सो इसका क्यूब करेंगे तो आर नॉट तो कांस्टेंट है, तो a⁴ उसका पावर 3। सो दिस इजकल टू ए आ जाएगा। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। Now question number 20. The half life of a radioactive substance is 4 days. Its 100 gram is kept for 16 days. After this period, the amount of substance is. So we know that m upon m naught is equal to 1/2 t upon t half life होता है. Formula, this is formula. m naught is equal to 100 gram, t is equal to 16 days, t half life is 4 days. So from equation 1, so m is equal to this is 100 into 1/2 के पावर कितना हो जाएगा 16/4. So this is equal to 6.25 gram is the correct answer. नाउ क्वेश्चन नंबर 21। करंट इन द सर्किट इज, हम जानते हैं जो फॉरवर्ड बायस होगा उसमें करंट फ्लो करेगा, जो रिवर्स बायस होगा उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। सो अगर यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पी से यहाँ पे तो इसी से सिर्फ करंट फ्लो करेगा, इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। जब इससे करंट फ्लो नहीं करेगा तो इससे करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे 200 है, यहाँ पे कितना है आपका यहाँ पे 220 ओम है, यहाँ पे 30 ओम है, तो टोटल हो गया 50 ओम, 5 ओम, 5 वोल्ट वोल्टेज है। तो आई इजकल टू दिस इज वी अपॉन आर। सो दिस इज कल टू वी कितना हो गया 5 अपॉन आर कितना हो गया 50। सो दिस इज 1/5/50। सो सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक और गेट, कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी और गेट के लिए, तो आप देख सकते हो। सो 3 नैंड गेट्स मिल करके, 3 नैंड गेट्स अगर मिलता है तो जा करके और गेट का फॉर्मेशन जो आउटपुट है वो और गेट की तरह आपको यहाँ पे देने वाला है। द डिफ्यूजन करंट इन ए पी एन जंक्शन इज फ्रॉम, डिफ्यूजन करंट जो होता है पी एन जंक्शन में वो किधर होता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे पी से एन की तरफ और एन से पी की तरफ। सो 20 डिफ्यूजन करंट की अगर बात करें तो डिफ्यूजन करंट इन ए पी एन जंक्शन इज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। हम बोल सकते हैं इसमें कि पी साइड से किधर होता है, एन साइड की तरफ होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज का मतलब है होल, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, होल। तो होल इधर जा रहा है, होल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है, या फिर कह लें कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तब पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, पॉजिटिव पी टू एन, तो हम पी टी एन बोलेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 24। A PN junction with reverse bias can be used as a photodiode to measure light intensity. In reverse bias condition, the current is small, but it is more sensitive to change in incident light. So, इसका आंसर अगर देखें तो फोर्थ पार्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है एंड बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है बेटा, क्योंकि ये भी करेक्ट है। रिवर्स कंडीशन द करंट इज स्मॉल, सही बात है। रिवर्स बायस जब होता है तो उसमें करंट की वैल्यू क्या होती है, वेरी वेरी स्मॉल होती है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। ए जेनर डायोड इज यूज्ड फॉर, तो जेनर डायोड किसके लिए हम यूज करते हैं, तो जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज करते हैं। ये तो हमने पढ़ा ही रखा है, आपको क्लास में ही बता रखा है कि जेनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करते हैं। नेक्स्ट में 26। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एंड I1 इन द गिवन सर्किट। सो अगर हम देखें यहाँ से तो इसमें जो क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन नंबर 26 में अगर देखें तो आई इजकल टू दिस इजकल टू 20 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई किया, यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो ये अपोज करेगा उसको 20 माइनस 5 अपॉन कितना ओम है, तो रेजिस्टेंस तो 3 किलो ओम। सो 3 किलो ओम, तो कैलकुलेट करेंगे तो 5 मिली एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर। एंड व्हाट इज आई नॉट, सो दिस इज आई नॉट इजकल टू 5/2 किलो ओम आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज क्या है, सेम है। So ये and so what is I1? So I1 is equal to this is I minus I naught. So this is 2.5 milliampere. Question number 27. Two PN junction can be connected in series by 3 different methods as shown in the figure. If the potential difference in the junction is same, then the correct statement will be in the circuit 1 and 2.
इन द सर्किट 2 and 3। देखो अगर हम देखें यहाँ पे तो 27 का जो क्वेश्चन नंबर इसका है, इसका 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि आप देखो यहाँ पे आप जब कनेक्ट करते हैं तो बोल रहा पी एन जंक्शन कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज बाई 3 डिफरेंट मेथड एज सोन इन फिगर इन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द जंक्शन इज सेम। ठीक है, बोल रहा है कि देन द कनेक्टेड इज, तो इसमें कनेक्ट करेक्शन जो है 2 है और 3 है। ठीक है, क्यों 2 और 3 है? क्योंकि 1 में बेटा n को n से कनेक्ट कर दिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। n को n से आप नहीं कनेक्ट कर सकते, n को p से कनेक्ट करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। ए फोटो सेल एम्प्लॉयज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कन्वर्ट करेगा? चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इनटू ए चेंज इन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। Now next is question number 29. In a common emitter amplifier, input resistance is 3 ohm and load resistance is 24 ohm. And load resistance is 24 ohm. What is the voltage gain? Take alpha is equal to 0.8. So V gain, जो voltage gain है, this is equal to current gain into resistance gain. So this is beta into RL upon RI. Value put करोगे यहाँ पे. So this is 32 is the correct answer. Now question number 30. In a common emitter amplifier, the input AC signal to the amplifier is applied across. So this is equal to forward bias emitter base junction. So first part is the correct answer. Now question number 31. अगर क्वेश्चन नंबर 31 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 30, द फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप इन कंडक्टर्स सेमीकंडक्टर इंसुलेटर्स आर Eg1, Eg2 एंड Eg3 रेस्पेक्टिवली। द रिलेशन among them is। सो 31 का अगर देखें तो सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। Eg1 इज लेस देन Eg2 इज लेस देन Eg3। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 के बाद है 32। 32 में है मैच द फॉलोइंग। प्योर सेमीकंडक्टर विथ इम्प्योरिटी, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड। तो प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 32 का, एंड दिस इज कॉल्ड टू सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। Now question number 33. In which of the following statement in which of the following statement the obtained impure semiconductor is of a p type? So 33 का अगर करेक्ट आंसर देखें तो 3 पार्ट इज द करेक्ट। जर्मेनियम इज डोप्ड विथ गैलियम। ठीक है, germanium is doped with gallium. In which of the following statement the obtained impure semiconductor of a p type? सो अगर आप जर्मेनियम को डोप्ड करते हैं विथ गैलियम तो इम्प्योर ही होगा बेटा। 34. ए ट्रांजिस्टर हैज़ ए बेस करंट ऑफ 1 एम्पियर एंड इमीटर करंट ऑफ 90 मिली एम्पियर। द कलेक्टर करंट, तो हमने फार्मूला पहले डिस्कस किया था पिछले क्लास में इसके बारे में। सो दिस इज इक्वल टू आई ई इजकल टू आई बी प्लस आई सी होता है। वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे दिस इज आई सी इजकल टू 89 मिली एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। Next is question number 35. Mobility of electron in n-type is silicon is 5000 centimeter square per volt second and conductivity is 5 mho per centimeter. Then impurity concentration will be. So we know that sigma is equal to, this is Ne E into mu E. So this is Nd is equal to Ne. So this is sigma upon E mu into E. So value put करेंगे तो यहाँ पे this is 6.25 into 10 to the 15 per centimeter cubic is the correct answer. तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अब सेक्शन बी आ गया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रोटॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V1 and V2 such that their de Broglie wavelength becomes equal. Then V1 upon V2 is, what is V1 upon V2? So we know that lambda is equal to h upon mv. So h upon root under 2 mk. So this is h upon root under 2 m q into delta v. So q into delta v. If mass of proton is equal to m, then mass of alpha is 4m. Charge on proton is e and charge on alpha is 2e. So lambda 1 is equal to lambda 2 and p1 is equal to p2. So p is equal to root under 2 mq into delta v. So वैल्यू पुट करेंगे। सो दिस इज यहाँ पे v1 अपन v2 की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 8 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को अगर देखें
So in a photoelectric experiment with light of wavelength lambda, the fastest electron has a speed v. If existing wavelength is changed to 3 lambda by 4, the speed of the fastest emitted electron will be. So we know that kinetic energy is 1 upon 2 mv square. So this is hc upon lambda minus 5. So this is 1 upon 2 m dash is equal to hc upon 3 lambda upon 4 minus 5 हो गया. So this is 4 hc upon 3 lambda minus 5. So हम यहाँ से साफ देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो न्यू फ्रीक्वेंसी होगी इज ग्रेटर दैन रूट अंडर 4/3 इंटू कितना हो जाएगा, न्यू हो जाएगा. ना क्वेश्चन नंबर 38. अगर क्वेश्चन नंबर 38 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे कितना है. क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है यहाँ पे कि फिगर रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ फोटो करंट आई वर्सेज अप्लाइड वोल्टेज भी. द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा. सो वी नॉट इजकल टू, अगर यहाँ पे देखें तो दिस इजकल टू कितना है 4 वोल्ट है. के मैक्स इजकल टू कितना होता है, दिस इज ई वी नॉट होता है. सो के मैक्स इजकल टू कितना हो जाएगा 4 ई इंटू वी. सो दिस इज सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 39 को अगर हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 39 में कहा है in an experiment on photoelectric emission, then a metallic surface wavelength of incident light is 2 into 10 to power minus 7 meter and stopping potential is 2.5 volt. The threshold frequency of the metal in hertz approximately. Charge on electron is equal to 1.6 into 10 to minus 19 coulomb. Planck constant is 6.6 into 10 to minus 34 joule second. So from this we can write EV naught is equal to h nu minus h nu naught. So this is the threshold frequency is equal to, this is nu naught is equal to nu minus EV naught upon h. So this is E upon lambda. So this is E upon C upon lambda minus EV naught upon h. So वैल्यू सब अगर सारी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट टोटल पुट करें तो 9 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 14 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन ऑफ 40. An electron in a hydrogen atom jumps from excited state to n to the ground state. The wavelength emitted illuminated of photosensitive material having work function 2.75 electron volt. If the stopping potential of the photoelectron is 10 volt, then the value of n is. So यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. सो दिस इज एच सी अपॉन लेमडा इजकल टू ई वी नॉट प्लस फाई नॉट होता है. सो वैल्यू पुट करोगे तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका यहाँ पे आएगा. बट एच सी अपॉन लेमडा इजकल टू 13.6 इंटू 1/12 माइनस 1 कितना हो जाएगा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस इजकल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/n स्क्वायर इज दिस वैल्यू. सो एन की वैल्यू अगर निकालोगे तो एन इजकल टू दिस इजकल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा. ठीक है. Now question number 41. A radiation of energy E falls normally on a perfectly refracting surface. The momentum transferred to the surface is. So we know that initial momentum of the surface is this is E upon C and final is equal to this is E upon final जो होगा तुम्हारा P final लेके E upon C. और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो चेंज इन जो मोमेंटम आ जाएगा आपका, ठीक है, आपका जो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा दिस इज पी एफ माइनस पी आई. सो दिस इज माइनस ई अपॉन सी दिस इज माइनस 2e अपॉन सी. दस मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस इज दिस इज इक्वल टू 2e अपॉन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 42. द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 वोल्ट. द हाइड्रोजन एटम इज ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Then the number of spectral lines emitted by the excited atom will be. So अगर यहाँ पे देखें तो this is n इजकल टू 3, n इजकल टू 2, n इजकल टू 1. सो इसके बीच का जो गैप है 12.09. सो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का जो फार्मूला होता है दिस इजकल टू n इंटू n माइनस 1/2. वैल्यू पुट करोगे सो दिस इज 3 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 33. After 2 hours, 1/16 of the starting amount of a certain radioactive isotopes remained undecayed. The half life of the isotopes is. So this is n is equal to n naught 1/2 के पावर कितना हो गया n.
वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो n इजकल टू कितना आ जाएगा 4. सो व्हाट इज हाफ लाइफ? सो हाफ लाइफ इजकल टू दिस इज t अपॉन n. सो दिस इज इजकल टू 1/2 आवर इज द करेक्ट आंसर. Now next is question number 44. Which of the following graph best represent the number of decay nuclei with time? So we know that the formula is n is equal to n naught e to power minus lambda t. So number of decayed nucleus. So this is delta n is equal to np minus n naught minus n. So this is equal to n minus n naught e to power minus lambda t. Solve करेंगे तो this. So 44 का कौन सा ग्राफ करेक्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है? So fourth part is the correct answer. Now next is question number 45. अगर क्वेश्चन नंबर 45 को हम देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि MP denotes the mass of a proton and Mn that of the neutron. A gives nucleus. A binding energy B contains Z protons and N neutrons. The mass M Nz of the nucleus will be given by. So यहाँ पे हम we know that the binding energy is equal to mass defect into C square होता है. So this is M Nz is equal to M N Mn plus Z Mp minus B upon C square. So mass defect is equal to M upon C square. Mass defect is equal to total mass of the, we know that the mass defect is equal to आपका जो होता है न्यूक्लियस का मास माइनस न्यूक्लियंस का मास. So टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास डिफेक्ट. सो अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा सो 45 का दिस इज़ फोर्थ पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46. अगर 46 को आप देखें यहाँ पे तो 46 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट. कौन सा करेक्ट नहीं है? सो अगर आप देखें तो फर्स्ट पार्ट को अगर देखें तो ए डॉट बी ए बार डॉट बी बार और इसके ऊपर भी बार है. सो ये यहाँ से क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू ए प्लस बोला है कि दिस इज ए प्लस बी और नॉट. सो दिस इज ए डॉट बी के ऊपर बार होता है तो ए बार बी बार लिखते हैं. एंड सो ए डबल बार जो होता है वो ए के बराबर होता है. सो ये नहीं हो पाएगा. सो अगर फोर्थ पार्ट को देखें तो 1 के ऊपर बार प्लस 1 के ऊपर बार. सो दिस इज इक्वल टू 1. सो यस दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. और इसका फर्स्ट पार्ट भी जो है आपका वो मेरे हिसाब से जैसे अगर ए के ऊपर बार है उसके ऊपर बार है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे प्लस है तो ये करेक्ट आंसर है बेटा. इसमें जो है फोर्थ पार्ट दिया तो है ये भी ए बार प्लस ए बार. तो ए बार मतलब 0 और 0 और ये 0 0 नहीं ये पार्ट नहीं बेटा. ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर. इसका ए पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर होगा. अच्छा बोल रहा है कौन सा बूलियन एक्सप्रेशन नॉट करेक्ट. तो ये करेक्ट नहीं है बेटा. बाकी सब आ रहा आंसर. देखो सम करेक्ट है. जो फोर्थ पार्ट है इसका वो करेक्ट नहीं है यहाँ पे. ठीक है. ये नॉट करेक्ट है. वही मैं कर रहा हूँ. ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है. ये करेक्ट नहीं है यहाँ पे. तो फोर्थ पार्ट जो है वो करेक्ट नहीं है. सो आंसर इज फोर्थ पार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 47. 47 को देखें तो इन द गिवन सर्किट द करंट एम्पलीफिकेशन इज 20 and base current is 15 into 10 to minus 4 ampere. Then the potential drop between the collector emitter junction is. So this is current amplification is equal to the ratio of the current. So this is equal to 20. So IC is equal to this and VC is equal to this. So this is ICRC is equal to this. So this is 9.5 volt is the correct answer. Second part. Now next is question number 48. When the transistor is used as an amplifier. अगर आप ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करते हो देन इमीटर बेस जंक्शन मस्ट बी रिवर्स वाइज. जो इमीटर बेस जंक्शन है उसको आपको रिवर्स वाइज रखना पड़ेगा. एंड कलेक्टर बेस जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड वाइज. जो कलेक्टर बेस जंक्शन होगा उसको आपको फॉरवर्ड वाइज रखना पड़ेगा. ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49. 49 में फिर यही है कि वैल्यू पुट कर रहा है. 0 देंगे तो क्या मिलेगा 1 देंगे तो क्या मिलेगा. तो बुलियन तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो 49 में तो जैसे यहाँ पे 0 है यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है 0. सो 0 0 दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है. यहाँ पे दे रहे हैं 0 यहाँ पे दे रहे हैं 1 तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 1. तो 0 1 पे क्या मिल रहा है 1. और फिर नेक्स्ट में दे रहे हैं 1 0 तो मिल रहा है 1 1 पर पे क्या मिल रहा है 0.
सो अगर आप देखें इसको तो एक्सॉर गेट है ये, दिस इज़ नोन एज ए एक्सॉर गेट, ठीक है। तो ये जो है आपका एक्सॉर गेट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है आपका, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स करेक्टली रिप्रेजेंट द फॉलोइंग टेबल। सो अगर आप देखें यहाँ पे तो जैसे ABC है 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0। सो इसका जो अगर आंसर आप देखें तो ये देखो 4 ऑप्शन गिवन है। तो अगर आप देखोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट करके ये जो आपको गिवन है ना, यहाँ पे ये अलग अलग वैल्यू पुट करो, एक बार 0 पुट करो, एक बार 0 पुट करो, देखो 0 किस में आ रहा है। तो जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें सब में पुट करो, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, देखो किस में 0 आ रहा है। तो आप देखोगे कि सेकंड में जैसे 0 0 दोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आप 0 1 दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट में अगर आप 1 0 देते हो तो 1 आ जाएगा, और अगर 1 1 देते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो इसमें आप देखोगे तो इसमें अलग तरीके से किया है, मैं आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ। आपको वैल्यू पुट कर लेना है यहाँ पे 0 0, तो जैसे यहाँ से भी 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 जाएगा, यहाँ पे 0 जाएगा। फिर आपको पता है नॉट गेट में क्या मिलता है, यहाँ पे 0 का अपोजिट 1 मिल जाएगा। यहाँ पे 0 0 0 जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0। तो यहाँ पे 1 0 मिलेगा तो दिस इजकल टू 1 मिलेगा, तो यहाँ पे दिस इजकल टू फिर क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो इसी तरह से आपको करना है। आप इस एक्सप्रेशन से करना चाहते हैं, इससे भी कर सकते हैं, तो इससे भी वही आंसर आपका आ जाएगा, सेम आंसर। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो इसका जो सेकंड पार्ट है, द सेकंड पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। इसका जो सेकंड पार्ट है, दिस इज़ द सेकंड पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो 50 क्वेश्चन थे इसमें, वो सारे के सारे 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट और आता है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको और कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, उसको फिर दूसरे मेथड से मैं करके आपको भेज दूंगा ग्रुप में।